खुशी को होश आ गया था, लेकिन वो अभी भी बेड पर लेटी थी। आंखें खुलते ही उसे याद आया कि कैसे रजत ने उसे वहां से बाहर निकाला था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बहने लगे। वो लगातार छत को देख रही थी और आंसू अपनी गति से बह रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी भी जान नहीं थी कि वो खुद की मदद खुद कर सके। इसीलिए वो कैसी ही पीड़ा रही। इधर रजत खुशी को छोड़कर ऑफिस आ गया, लेकिन अभी भी उसके जहन में खुशी ही चल रही थी। ना तो वो उसे समझ पा रहा था और ना ही कोशिश ही कर रहा था। उसे समझने की कोशिश ने काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार खुशी पर ही जाकर अटक रहा था। इसीलिए उसने खींचकर लैपटॉप को शट डाउन कर दिया और ऑफिस से निकलकर अपनी कार के पास आ गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि अगर खुशी ने पैसों के लिए शादी की है तो फिर जो पैसे मैंने दिए हैं वो उसी के नाम पर ट्रांसफ़र होते हुए होंगे। मुझे चेक करना होगा। रजत ने किसी को फ़ोन करने के लिए अपने फ़ोन को हाथ में लिया कि उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर उसी का नाम दिखाई दे रहा था, तो वो समझ गया कि खुशी को होश आ गया है और जाली फ़ोन कर रहा है। रजत ने फ़ोन पिक किया तो सामने से जाली ने घबराते हुए कहा, सर वो खुशी मैडम। रजत ने उसकी पूरी बात सुने बिना ही कहा, क्या हुआ उसे? वो ठीक है ना, मैं अभी आता हूँ। जाली, जी सर आप जल्दी से आ जाइए। रजत ने एक बार फिर डॉक्टर को कॉल करके आने को कहा और खुद घर की ओर निकल गया। खुशी की आंखें तो खुल गई थीं, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा था। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जाली उसे यूं देखकर घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे खुशी में कोई भूत आ गया हो या फिर वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। जाली इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे डॉक्टर आने तक खुशी को सही रख सके। उसने बिना रजत की इजाज़त के डॉक्टर को कॉल किया और जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कह दिया। साथ में खुशी की हालत से भी रूबरू कराया तो डॉक्टर ने उसे खुशी के सिर पर गीली पट्टी रखने के लिए कहा। जाली ने वैसा ही किया, लेकिन खुशी अब भी वैसी ही सांसें ले रही थी। उसकी आंखों के किनारों से अब और भी आंसू बह रहे थे। वो किसी दर्द में थी, ये वो ही जानती थी, इसीलिए लगातार उसके आंसू बह रहे थे। कुछ ही पल में डॉक्टर आ गया तो उसने जल्दी से खुशी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके कुछ मिनट बाद खुशी शांत हो गई और नॉर्मल इंसान की तरह लेटी रही। रजत अभी तक नहीं आया था। उसने खुशी की इस हालत को नहीं देखा था और ना ही उसे एहसास था कि वो किस हाल में है। इसीलिए वो धीरे ड्राइव करके आ रहा था। वो ये सोच रहा था कि खुशी को होश आया होगा और वो कमज़ोर होगी, इसीलिए जाली उसे फ़ोन कर रहा था। लेकिन असलियत क्या थी ये सिर्फ जाली जानता था। घर के सारे नौकर अब खुशी के कमरे के बाहर खड़े थे, जैसे कोई मर गया हो। जब रजत ने घर में कदम रखा तो घर के एक ओर सबको खड़ा देख उसकी भौहें तन गईं। वो लंबे कदमों से उस ओर आ गया। सबने जब रजत को देखा तो उसकी नज़रों में एक सवाल दिखाई दिया, लेकिन रजत के सामने किसी की बोलने की न तो हिम्मत थी और ना ही हैसियत। इसीलिए सब लोग एक नज़र देख कर वहाँ से अपने अपने काम में लग गए। रजत जब खुशी के कमरे में आया तो वो पहले की तरह ही शांत लेटी थी। रजत ने लंबी सांस लेकर कहा, ये आप भी सो रही है? रजत के डॉक्टर दोस्त राघव ने रजत को घूर कर देखते हुए कहा, मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। तुझे भाभी को यूं छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए था। शादी करके लाया है
तू इन्हें, तेरी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, इनके प्रति तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। रजत, आज अगर जाली ने सही वक्त पर फ़ोन नहीं किया होता तो शायद हम भाभी की कंडीशन बहुत बिगड़ जाती। रजत ने एक नज़र खुशी को देखकर राघव और जाली पर नज़र गाड़ दी तो जाली ने नेचर को सब बता दिया। रजत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने राघव से कहा, अब तो ठीक है ना ये, या अब भी कुछ हो सकता है इसे? राघव ने फिर से रजत को घूर कर देखा, फिर बोला, ठीक नहीं है। ये इंजेक्शन डिप्रेशन की वजह तुझे जाननी है और इन्हें ठीक भी तू ही कर सकता है क्योंकि तेरी पत्नी है। ये रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। राघव, ऐसी लड़की का मतलब कैसी लड़की है ये? तूने ऐसी ही शादी कर ली क्या इनसे? रजत ने अपने हाथ को पॉकेट में रखा, फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने इससे, और इसने भी मुंह मांगी पाई है। तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं दोस्त हूँ और तेरी सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन 1 या 2 दिन में नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, और ये भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, ये खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है, जीना ही नहीं चाहती है ये। इसीलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है ये, क्या हुआ है इसके साथ, और सोच क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ गई है। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वो बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने पैसों की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी करके एक वारिस चाहिए था, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच में ये बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ थे, इसीलिए उसने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत को भी अपना फ़ायदा दिखा और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देखे उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है ये लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग को किसी के सामने क्यों रखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? रजत काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमज़ोर था वो। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी आज सोच रहा था, लेकिन वो अपने आप में ही उलझ रहा था। उसके लिए पैसा ही पावर था, पैसे के दम पर ही आज तक उसने सब काम किया था, इसीलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर ली। तो लेकिन अब वो क्या करे, उसे ये बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वो खुशी ही होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वो उसने पूरी कर दी थी, और अब जो रजत को चाहिए वो उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी, रजत अब घर पर ही था। अक्सर वो ऑफिस से रात में लेट ही आया करता था, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों के मज़े थे। लेकिन आज जब वो घर था तो सब चिढ़े चिढ़े घूम रहे थे। वहीं जाली आज खुश था।
रजत ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि जब वो उठे तो वो उससे बात कर सके। रात के 8 बजे जाली रजत के पास के आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं। लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या जाली? लेकिन वो बस लगातार छत को ही देख रही है। वो ना तो उठ रही है ना कोई हरकत कर रही है। रजत से अब रहा नहीं गया। वो खुशी के कमरे में आ गया तो यहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी जाली बता रहा था। खुशी की आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास ही बेड पर बैठ गया, जिससे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश करी तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वो बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वो उठना चाहती है। इसीलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूँगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर मन ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है ये? जंगली इंसान मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहता। ये रजत ने खुशी को बेड के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया। फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है? खुशी ये सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, बोले या नहीं बोले। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने हौले से कहा, देखो, अगर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी आती है। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वो पा सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी ज़बरदस्ती की नहीं। सोचा इसीलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो एक बार। फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी, बल्कि उसे बेचा गया था और जो इंसान उसके सामने बैठा है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी परिस्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता? उसकी ज़िंदगी पहले से भी बदतर थी। वो अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। शब्द सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सूनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिससे रजत की आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। वो खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रजत से सवाल करने लगी थीं, जिसके जवाब रजत के पास नहीं थे। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सिर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, ज़बरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई हूँ।